नमस्कार साथियों, ये हमारा इंटरव्यू का 23वां लेक्चर और ये लेक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वाले लेक्चर में हम लोग वक्फ बोर्ड इसमें इस मुद्दे पे हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा क्यों विवादित है और क्यों इसका हम लोगों को क्या पक्ष बताना है। यदि इंटरव्यू से हम लोगों से सवाल पूछा जाता है, मुझे लगता है इस वाले मुद्दे पे हिंदू धर्म से तो ठीक है, मुस्लिम धर्म के जितने भी धर्मगुरु के हमारे छात्र यदि लेक्चर देखते हो तो उनसे भी सबसे ज्यादा इसी से सवाल बनेंगे, क्योंकि ये ऐसा एक संशोधन लाया गया है सरकार का कि वो सामाजिक हित के पक्ष में सरकार का दावा है कि ये सभी जितने भी समुदाय के हमारे वंचित पीड़ित या शोषित जितने भी हमारे मुस्लिम भारत देश के हैं उनके हित में है ये, या उनके हितकारी का कल्याणकारी कार्यों के लिए हम लोग ये संशोधन ला रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो मूलभूत जानकारी है वो हम लोग एक दूसरे से आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि आप लोग जो सारा साधारण शब्दों का मतलब यदि समझेंगे तो कभी भी और किसी भी तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर देने की स्थिति में होते हैं। वक्फ का मतलब होता है, एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, कैसे, बिल्कुल मूल जानकारी से, और वर्तमान में विवाद क्यों इतना हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अंततः बैठक अभी जेपीसी की चल रही है और ये बिल पास होने वाला है। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ऐसी कोई इस बिल में बातें संशोधन में नहीं की गई है जिसमें इसका विरोध ज्यादा हो। वक्फ अरबी भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है दान, ठीक है। वक्फ बोर्ड जो हमारा संशोधन अधिनियम लाया गया है, इसमें दान शब्द आप लोग, वक्फ मतलब है कि कोई भी इस्लाम को मानने वाला हमारे इस बोर्ड को अपनी चल अचल संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। अब आप लोगों को इसमें पॉइंट समझना है, धर्मार्थ कार्यों के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारी सरकार है भारत देश की वर्तमान, वो साथ में धर्मार्थ कार्यों के साथ साथ सामाजिक या कल्याणकारी कार्यों का शब्द जोड़ दिया है। यही में एक पॉइंट फंसता है कि सरकार का जो भी नजरिया है या जो भी है वो, और मतलब किसी बहुसंख्यक मुस्लिमों की, जैसे हमारे भारत देश में सुन्नी समुदाय बहुसंख्यक है, तो इसलिए उनकी जो अधिकार है या आप लोग को शक्ति बोल सकते हैं, तो शक्ति को कम करने के लिए जो अन्य पिछड़े समुदाय है हमारे भारत देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले, उनको अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बिल लाया गया है। तो पहले हमारे कोई भी इस्लाम मानने वाला चल अचल संपत्ति दान कर सकता है। इसका कानून की शुरुआत सबसे ज्यादा जो हमारे हिंदू या हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो 1913 का एक अधिनियम है। हम लोगों को थोड़ा एक हल्की सी जानकारी लेना है कि विवाद या नफरत के बीच कहाँ से पैदा होती है। तो भारत देश में औपनिवेशिक सरकार जो अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही थी, तो उन लोगों को हिंदू मुस्लिम जो एकता थी और उसको विखंडित करने के लिए ये चाल चली गई थी। तो यहाँ से 1913 के अधिनियम में एक बनाया गया जो मुस्लिमों के लिए था, जिसमें मुस्लिमों को हिंदुओं के नजर में या हिंदुओं से ज्यादा धार्मिक कार्यों में या धार्मिक संपत्तियों में ज्यादा अधिकार दिए गए थे। तो इस शुरुआत यहाँ से होती है। दूसरा शुरुआत हमारा 1955 में एक स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा, जो वर्तमान समय में उस समय थी, उनके द्वारा 1955 में ये अधिनियम बनाया गया। दूसरा इसी में संशोधन होता है 1964, ठीक है। तीसरा संशोधन होता है हमारा 1984। पांचवा सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है 1995। आप लोग याद रखना कि इस वक्फ बोर्ड अधिनियम में कब कब संशोधन हो चुके हैं, और जो अंतिम हमारा यूपीए सरकार द्वारा संशोधन होता है वो 2013 में, ठीक है। जो वर्तमान सरकार का आरोप है वो 2013 को लेकर है कि 2013 में वक्फ बोर्ड के जो मतलब 2 सदस्य होते हैं या 2 अधिकारी होते हैं, उनको एक अति मतलब ज्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई है। तो इससे हमारे भारत देश के नागरिकों के, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म के हो, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए ये लाया गया। तो आप लोगों को समझ लेना है 1913 से शुरुआत होती है और 2013 का जो संशोधन था वो सबसे ज्यादा विवाद का चर्चा रहा है। यदि आप लोगों से
पूछा जाए कि किस संशोधन में सबसे ज्यादा विवाद है, जो भारत सरकार इस समय हमारा संशोधन लेके आई है वक्फ बोर्ड में, तो वो याद रखना है आप लोगों को 2013, ठीक है। और शुरुआत है वो है 1913, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। वर्तमान में हमारे जो भारत सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड में सुन्नी समुदाय, इन लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहता है, यही लोग वक्फ की संपत्ति का संचालन करते हैं, जो भी मतलब प्रबंधन करते हैं। तो उनका जो भारत सरकार का है, तो भारत सरकार चाहती है कि सिया, आगा खानी, बोहरा या अन्य जो पिछड़े समुदाय हैं इस्लाम धर्म के, उनका इसमें प्रतिनिधित्व बढ़े और उनको मतलब समान भूमिका या समान कार्य अपने समुदाय के लिए कार्य सौंपी जाए। तो पहला तो उन लोगों का ये है। दूसरा है महिलाओं की उपस्थिति, ठीक है। इसमें जो बोर्ड होता है हमारा, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बोर्ड में जो हमारे भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इस बोर्ड में 20 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। पहले इसकी हम लोग पूरी एक संरचना में आप लोगों को दिमाग में रखना है कि अल्पसंख्यक मामलों के अभी वर्तमान में किरण रिजिजू जी हैं जिनने इस संशोधन बिल पेश किया है, वही अल्पसंख्यक मामलों के हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो इसके पदेन अध्यक्ष है, ठीक है। 20 सदस्य हो सकते हैं। ये या तो सरकार आप लोगों को सलाह दे सकती है कि ये लोग हो सकते हैं, या ये बोर्ड खुद तय कर सकता है कि ये सदस्य होंगे। पहली बात, ये बोर्ड होता कहाँ है? ये बोर्ड हमारा, आप लोग, अब मैं ये जो भी है आप लोग लिखते चलना है, क्योंकि आप जितना भी एक स्टोरी टाइप से इस बिल को समझेंगे या इस मुद्दे को, उतना ही अच्छी तरीके से आप लोग जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग आते हैं कि 20 सदस्य हो गए, मंत्री जी हमारे जो केंद्रीय हैं वो अध्यक्ष होते हैं पदेन। अब एक आप लोगों को जानकारी, ये वक्फ बोर्ड होते कहाँ हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्थानीय स्तर पर बोर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर बोर्ड बनाए जा सकते हैं, केंद्र स्तर पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों स्तर पे, जैसे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में सुना होगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड है, तो ऐसे ही आप लोग एक स्थानीय स्तर पे, जैसे आप लोग यही मान लें कि जैसे ग्राम पंचायत है, राज्य है और हमारा केंद्र, ये तीनों चुनाव होती है, इसी किसी भी स्तर पर ये बोर्ड की स्थापना की जा सकती है, पहली बात। अब यहाँ जब संसद में बिल पेश हुआ, अब सबसे ज्यादा आप लोग 2013 का विवाद देखें, ठीक है। 2013 में इस बोर्ड को एक असीमित शक्तियों मतलब विस्तार की गई कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है, पहली बात, ठीक है। और जब उसने अपनी किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, तो वक्फ न्यायिक प्राधिकरण, पहली बात मैं आप लोगों से बता दूं कि जो न्यायालय में जाने पर प्रतिबंध इस बिल में प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। कि 2013 के जो हमारा अमेंडमेंट संशोधन बिल था, उसमें जितनी भी शक्ति असीमित कर दी गई कि आप लोग यदि कोई भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्ति पे दावा करता है तो आप लोग न्यायालय नहीं जा सकते, उसी वक्फ बोर्ड के न्यायिक प्राधिकरण में आप लोगों को अपील करनी होगी, आपकी सुनवाई होगी, लेकिन वो होगी न्यायिक प्रक्रिया के तहत, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये नहीं है जो हमारी न्यायालय में प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया वक्फ बोर्ड के प्राधिकरण के अंतर्गत सुनवाई की जाएगी आपकी। तो ये आप लोग यदि हिंदू हैं और विशेष तौर पे, तो आप लोग दिमाग में बिल्कुल एक पॉजिटिव एक पक्ष है कि जो वक्फ बोर्ड का प्राधिकरण आपकी सुनवाई करेगा वो कानूनी तौर पे या न्यायिक अंतर्गत न्यायिक
न्यायिकता के अंतर्गत आपकी सुनवाई होगी। तो आप न्यायालय तो नहीं जा सकते, लेकिन जो वक्फ बोर्ड में प्राधिकरण होगा उसमें आपकी सुनवाई होगी। तो जो अभी आप लोग मान सकते हैं कि जो भ्रामक बात चलती है कि इसमें आप लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती है, और जिसने वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि हमारी संपत्ति है तो उसी की हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को लगता है चाहे आप नागरिक हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे कोई सरकारी जमीन हो, यदि वक्फ अपना दावा करती है तो आप लोग वक्फ के प्राधिकरण में या न्यायिक प्राधिकरण में आप लोग अपील कर सकते हो। आप लोगों को सुनवाई का पूरा अधिकार है। यदि वो अनुचित है तो जरूरी नहीं है कि वो संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी, आप लोगों को भी वापस लौटाई जा सकती है। ये सकारात्मक पक्ष है वक्फ बोर्ड का। तो ये आप लोगों को यदि जानकारी ना हो तो इसको जरूर याद रखना कि यदि उन लोगों ने घुमा के आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि ऐसा था, तो आप लोग ये जानकारी बता सके कि वक्फ न्यायिक प्राधिकरण में आप लोगों को जाने का अधिकार था। वहां आप लोगों की एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सुनवाई होती थी, वो सारा जो भी आप लोग पक्ष विपक्ष में और जैसा निर्णय उसका, लेकिन अंततः निर्णय वक्फ ही करता था, मतलब वक्फ बोर्ड जो भी, उसमें न्यायिक अधिकारी होते हैं या न्यायिक अपने सदस्य होते हैं जो आप लोगों की सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग 2013 का हमारा विवादित था, तो अब 2024 में जो पेश किया गया है संशोधन, अब उसका हम लोग पर्पस या उद्देश्य जान लेंगे और फिर आप लोगों को करना है कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये समर्थन करना है या आपका नहीं करना है, तो इस बिल का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, इस बिल का बिल्कुल आप लोगों को मेरे नजरिए से समर्थन करना है कि होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी भारत देश में, यदि हमारा भारत देश पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म को कुछ भी करने का अधिकार है। यदि वो भारत के नागरिकों या किसी धार्मिक समूहों को यदि कोई समस्या कोई भी धर्म पैदा करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, ठीक है, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। ये मैंने पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की क्लास में आप लोगों को बखूबी समझाया है। धर्म निरपेक्षता है वो सरकार अन्य धर्मों से अलगाव रखती है, लेकिन पंथ निरपेक्ष में सरकार सभी धर्मों से संभाव या मतलब सहकार की भूमिका रखती है। तो इसमें इसीलिए हमारी सरकार लेके आई है कि भारत सरकार को लग रहा है कि पहली बात तो इस बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, महिला प्रतिनिधित्व नहीं है। जो भी वक्फ की संपत्ति है या चल है या चल है, उसका सामाजिक कार्य या कल्याणकारी कार्यों में उपयोग नहीं हो रहा है, ये सरकार का मानना है, इसलिए सरकार इस संशोधन लेके आई है। तीसरा, सुन्नी समुदाय की बहुलता है इस बोर्ड में, और अन्य समुदाय जो भी इस्लाम धर्म के मानने वाले उनका मतलब प्रतिनिधित्व सीमित है। तो इसलिए उनका ये सारा तर्क है हमारी भारत सरकार का, जो उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए इसमें संशोधन करने की जरूरत है। अब इसमें संशोधन और क्या है, अब इसमें 40 संशोधन किए जाना है। ठीक है, आप लोगों को कोई मतलब ये सारे संशोधन याद करने की 40 जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो संशोधन याद रखना है कि पहले यदि अब जो बिल में प्रावधान है वो है कि यदि वक्फ किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो सबसे पहले वो कलेक्टर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला कलेक्टर, उनको सूचित करना पड़ेगा यदि आप वक्फ करते हैं कोई जमीन। ठीक है, अब इसमें जो प्रावधान है, पहला इसमें जो सकारात्मक प्रावधान है कि महिलाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी, मतलब महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा इस बोर्ड में, पहला ये प्रावधान है। दूसरा प्रावधान हमारा हो रहा है कि जो भी वक्फ की अचल संपत्तियां हैं वो इस्लाम धर्म के या धार्मिक कार्यों के साथ साथ कल्याणकारी कार्यों में इसका उपयोग होगा। अभी कुछ लोगों का ये आरोप था सरकार का कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है कुछ
चुनिंदा या जो प्रभावकारी लोग हैं वो अपने पर्सनल उपयोग के लिए है, बल्कि ये संस्था या अधिनियम जो उस समय नेहरू जी की सरकार द्वारा बनाया गया था वो सभी इस्लाम या सभी मुस्लिम धर्म के मानने वालों के लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी जो वर्तमान में इस बोर्ड में जो समस्याएं आ रही है वो कोई शक्तिशाली लोग या जो भी प्रभावकारी व्यक्ति है वक्त में वो अपने निजी हित के लिए उपयोग कर रहे हैं, ना कि सामाजिक या पूरे इस्लाम धर्म के जो भी वंचित शोषित लोग हैं उनके लिए हो रहा है। तो ये हमारी पहली बात सरकार का ये आरोप है, तो इसलिए संशोधन। अब यदि कोई भी वक्फ करता है या दान करता है संपत्ति इस्लाम धर्म का, अब इसमें एक प्रावधान है, कोई भी इस्लाम धर्म को मानने वाला यदि संपत्ति वक्फ या दान करता है तो वो सबसे पहले अपनी जितनी भी प्रक्रिया है वो कलेक्टर तक मतलब कलेक्टर को अवगत कराएंगे। तो कलेक्टर उस संपत्ति की जांच करेंगे कि संपत्ति जिसकी है वो सच में है, सरकारी संपत्ति को तो नहीं वक्फ या दान कर रहा है। तो ये सारी पूरी जांच कलेक्टर द्वारा, और कलेक्टर पूरी जांच करके सरकार को सौंपेंगे, और जब तक कलेक्टर क्लियर ना कर दे कि संपत्ति वक्फ करने लायक है जब तक वो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये बात है। अब कोई भी संपत्ति का निजी उपयोग नहीं होगा। अन्य जो समुदाय हैं हमारे आगा खानी, वोहरा या सिया, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था या सीमित था, उन लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा समस्याएं विवाद में क्यों आ रही है कि जो विरोधी या इसका जो विरोध कर रहे हैं जो लोग, उनका कहना है कि इसमें इस बोर्ड की स्वायत्तता कम होगी। ठीक है, इस पे स्वतंत्रता पे अंकुश लगेगा और सरकारी प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में आप लोगों को लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र देश में है, तो लोकतंत्र में इसकी सबसे अच्छी परिभाषा होती है कि कोई भी या धार्मिक कार्य या प्रशासनिक कार्य उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। तो सरकार का कर्तव्य है कि किसी भी धार्मिक बोर्ड हो या कोई भी संस्थान हो तो उसमें पारदर्शिता लाए, क्योंकि सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी हमारे धर्म के लिए, हमारे समुदाय के विकास के लिए जो भी दान संपत्ति की जा रही है उसका उपयोग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहला जो उद्देश्य है हमारा वो सरकार का है पारदर्शिता। ठीक है, कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए। जितनी भी संपत्ति है, अभी वर्तमान में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि 8.5 लाख के समथिंग वक्फ के पास अचल चल संपत्ति है। ठीक है, और लगभग 16,500 चल संपत्ति। अब चल संपत्ति में आप लोगों को बता दूं कि जैसे गाड़ी है, टेलीफोन है, कोई भी ऐसा सामान है जो धार्मिक से संबंधित है, या तो वो हो गई चल संपत्ति। अचल संपत्ति हमारी जमीन है, मकान है, ऐसी ये है अचल संपत्ति। तो 8.5 लाख के समथिंग हमारे भारत देश के सबसे पहले रेलवे और सशस्त्र बलों के तीसरे नंबर पे वक्फ के पास संपत्तियां हैं। तो वक्फ का जो भी संपत्ति या प्रॉपर्टी है उसका सकारात्मक या सही उपयोग के लिए, सामाजिक कल्याण के, या जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों को सामाजिक उद्देश्य या बढ़ावा देने के लिए, जो भी वंचित शोषित है उनमें सकारात्मक उपयोग करने के लिए ये प्रावधान किए जा रहे हैं। तो आप लोग ये दोनों याद रखना कि अभी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वक्फ के पास संपत्ति है। तो आप लोगों को इस संशोधनों का आंख बंद करके समर्थन कर देना है। ठीक है, लेकिन कहां नहीं करना है। पहला विरोध है कि स्वायत्तता कम होगी। ठीक है, जो हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 26, इसको जरूर याद रखना है। इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक लोगों के लिए अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार है। ठीक है, तो विरोध वालों का, जो भी विरोधी पक्ष है उन लोगों का आरोप है कि आप लोग मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो भी हमारा संस्थान है, धार्मिक संस्थान, तो उसका प्रबंधन हम लोगों के पास खुद शक्ति है कि हम लोग प्रबंधन करें, ना कि सरकार हस्तक्षेप करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो अधिनियम है वो सरकारी द्वारा बनाया गया था, और भारत देश में ऐसी कोई धर्म नहीं है या कोई धार्मिक ऐसी संस्था नहीं है कि जो क्या गलत करती हो तो सरकार आंख मूंद कर देखती रहे। यदि कोई ऐसा लगता है सरकार को कि धार्मिक कार्य के विपरीत कार्य हो रहे हैं या समाज के लिए या उस धर्म के समुदाय के लोगों के लिए
कल्याणकारी कार्य नहीं है तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। यही हमारा पंथ निरपेक्षता का मूल तत्व है यहाँ पे। लेकिन अब जब ये बिल हो जाएगा, लोग कोर्ट भी पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट वैधानिकता पर सकेगी। संविधान में कोई भी यदि संशोधन है, मतलब कोई भी आर्टिकल या कोई भी एक्ट बनाया गया है किसी भी सरकार के द्वारा, तो उसमें संशोधन की शक्ति रहती है सरकार के पास, मतलब संसद के पास। संसद संशोधन कर सकती है यदि लगे आप लोगों को समस्या है कि नहीं ये संशोधन गलत है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसकी संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट द्वारा परखी जा सकती है। जैसे आप लोग 370 देखते हैं तो 370 में संशोधन हो गया, सारा कुछ लागू हो गया, लेकिन फिर भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने देखी, क्योंकि 370 जो हमारा प्रावधान था वो अस्थायी था, क्योंकि हमारी संविधान सभा ने जिसने भी प्रावधान जिन लोगों ने इसमें रखा था वो जानते थे कि अभी भारत की स्थिति सामान्य नहीं है, और जब भी लगे भारत सरकार को या भारत की स्थिति जब सामान्य ना जाए तो इसको हटा सकती है, इसलिए उसका प्रबंधन अस्थायी रखा गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। वक्त का पहले उद्देश्य क्या था, ठीक है, वक्त क्यों अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए सरकार द्वारा संशोधन लाए गए हैं। संशोधन यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना हो, कल्याणकारी कार्य करना हो, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा रखना हो, और सरकार की ये सारी नजर में रहे, पारदर्शिता रहे, तो इन सारी चीजों को आप लोगों को एक लोकतांत्रिक दृष्टि से या लोकतांत्रिक मूल्यों से आप लोगों को इन चीजों का समर्थन करना है। क्यों, मैं अभी एक क्लास में आप लोगों को मूल अधिकार और पढ़ा दूंगा, तो आप उस नजर से और देखते रहना है कि मूल अधिकार इतने भी असीमित नहीं है कि जिसमें सरकार हस्तक्षेप ना कर पाए। सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, तो चाहे कोई भी मुस्लिम धर्म का इंटरव्यू देने जा रहे हो या हिंदू का, तो इसका आप लोगों को बिल्कुल आंख बंद करके समर्थन कर देना। बाकी इतना हस्तक्षेप ना हो जाए कि बोर्ड की स्वायत्तता ही खतरे में पड़ जाए, इतना सरकार को आप लोगों को यदि राय पूछी जाए तो इतना आप लोगों को सुझाव देना है कि बोर्ड की इतनी ही स्वायत्तता ना खत्म कर दी जाए कि जिसमें बोर्ड खतरे में पड़ जाए। एक इसका प्रावधान और अभी मैं आप लोगों को बताने को रह गया कि पारदर्शिता के साथ साथ अब इसमें जो एक प्रावधान सरकार लेकर आ रही है कि जो भी प्रतिनिधि होते थे या सदस्य होते थे, पहले मुस्लिम, ठीक है, जो भी हमारे सदस्य होते थे इस बोर्ड में वो केवल मुस्लिम होते थे उस समय, या अभी भी जब तक संशोधन नहीं हो रहा है या लागू नहीं हो रहा है, लेकिन अब किसी भी धर्म के हो सकते हैं, ठीक है। अब जो भी सदस्य होंगे वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, चाहे हिंदू का भी हो सकता है कोई, या सिख भी, ईसाई भी, या जैन, वो तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी धर्म का इसमें सदस्य हो सकता है। क्योंकि सरकार अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय प्रधानाध्यक्ष होते हैं और केंद्र सरकार सलाह देती है कि इन लोगों को अध्यक्ष या इन लोगों को सदस्य बनाया जाए। तो अब सबसे ज्यादा एक है कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, क्योंकि किसी भी धर्म के यदि व्यक्ति बनाए जाए तो वो अपने धर्म के तरीके से या कुछ भी सोच सकते हैं, उन लोगों को है, लेकिन हम लोगों को जो भी सोचना है वो इस मुद्दे पे सकारात्मक सोचना है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोगों को 4 सुधार और सरकार का बिल्कुल सुधार आप लोगों को करना है कि ये पारदर्शिता लानी चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, ठीक है, कल्याणकारी कार्यों में संपत्ति होना चाहिए। अब एक प्रावधान जो सरकार ला रही है, जैसे ही प्रावधान या अमेंडमेंट हो जाएगा 6 महीने के अंदर पूरी वक्फ संपत्तियों को एक पोर्टल पे अपलोड करना होगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी कि वक्फ की संपत्तियां कहां कहां हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है, क्योंकि आगामी यदि आप लोगों को एक आधुनिक लोकतंत्र देखना हो या स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना करनी हो तो इन सारी चीजों की जरूरत है। और बाकी आप लोग यदि कोई भी ऐसा हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में ऐसी असीमित शक्तियां दी गई हैं किसी भी संस्थान को, तो आप लोग जरूर उसकी जांच कर लीजिएगा। और आप लोगों को भी उसमें ऐसे जितने भी एलिमेंट है ये सारे आप लोगों को लागू करने हैं। ये वक्फ बोर्ड नहीं, किसी भी मुद्दे पे यदि आप लोगों को लगता है कि किसी भी धार्मिक संस्थान के पास कोई भी हो, चाहे वो हिंदू का है चाहे मुस्लिम का, यदि ये सारी चीजें, यदि पारदर्शिता बढ़ानी हो, महिलाओं की सहभागिता बढ़ानी हो, तो इन सारी चीजों का आप लोगों को समर्थन कर देना है आंख बंद करके। तो आप लोग समझ लो आपका 100% उत्तर सही आ रहा है।
यदि आप लोगों की कोई नफरत भरी यदि वो है कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या वक्फ बोर्ड खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जितने भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब इतनी फेक आईडी बनी है कि मैं ट्विटर पे देखा तो नरेंद्र मोदी फेरोडी हमारे पीएम नाम के एक आईडी में है कि क्या वक्फ बोर्ड खत्म कर देना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को सतर्क रहना है, बिल्कुल नहीं बोल देना है कि खत्म कर देना चाहिए। जो भी कमियां हैं वो दूर करनी चाहिए, ठीक है, और सरकार उसी कमियों को लेकर हमारे यहाँ संशोधन लेके आई है। बाकी धोखे में यदि जिस बच्चे ने भी बोल दिया कि नहीं खत्म कर देना चाहिए, समझ लो आप लोगों का करियर वहां से वापस आ जाएगा, फिर आप लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों से बोला कि आप 99 बातें भी यदि सच या अच्छी बोल के आए हो, एक बात भी यदि धार्मिक संबंध में आप लोगों ने कड़वी बोल दी तो आपकी जो 99 बातें बोली गई अच्छी सब जीरो हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को समर्थन खत्म करने का कर नहीं देना, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों से यही किया जाएगा क्या वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को बोलना है बिल्कुल नहीं खत्म करना है, और सर सुधार की गुंजाइश है, जो हमारी वर्तमान सरकार सुधार के लिए प्रावधान लेके आई हो, संशोधन होंगे और ये जरूरी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक है। कल्याणकारी कार्यों में जो भी हमारे वंचित समुदाय है मुस्लिम के, उनके हित में कार्य होना चाहिए, ठीक है। कोई भी किसी भी संविधान मतलब कोई भी वक्त किसी भी संपत्ति को अपना संपत्ति घोषित नहीं कर पाए, क्योंकि और भी हमारे जो भी भारत देश के नागरिक है, हम लोगों को सबके हित संरक्षण रखना है। कोई भी सरकारी जमीन है जो सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग हो सके या सरकार के किसी भी कार्य भवन के लिए, उसको वक्त मतलब अघोषित दावा न कर सके। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये आप लोगों को बता के आना है। और 100% ये मान लेना कि आप लोग 100 वैकेंसी है तो आप लोगों से वक्फ बोर्ड जरूर आपसे सलाह मांगी जाएगी, और पहला प्रश्न ये होगा कि खत्म कर देना चाहिए कि नहीं खत्म कर देना चाहिए। आप लोगों को मैंने बोला है कि हाँ ना से हटकर तर्कों के साथ उत्तर प्रस्तुत करना है, वो बहुत अच्छा होता है इंटरव्यू में, ठीक है।